वो अगला वीडियो बनाए थे उसमें 1853 का एक्ट कट गया था वीडियो, जिसके कारण नहीं दिखा, इसीलिए 1853 के एक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात जो थी, इसमें पहली बार सिविल सेवा सर्विसेज एग्जाम की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया इंग्लैंड में। जो अभी आप सिविल सेवा एग्जाम देते हैं यूपीएससी, वो 1853 में ही स्टार्ट हुआ था, उस समय इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लैंड में। इसके तहत सिविल सेवा सर्विसेज का एग्जाम स्टार्ट हो गया था। सिविल सेवा सर्विसेज के एग्जाम स्टार्ट हुए थे। इसी तहत विधान परिषद की स्थापना या गठन की गई थी। विधान परिषद की गठन की गई थी। इसके तहत विधान परिषद के गठन की गई थी। क्या गए थे? विधान परिषद की गठन की गई थी। विधान परिषद की गठन की गई थी। इसी के तहत कंपनियों को खुली प्रतियोगिता दे दी गई कि जाओ और भारत में जितना से जितना हो सके व्यापार करो। खुली प्रतियोगिता, जैसे कि कंपटीशन होता है, खुली प्रतियोगिता आप लोग का है ना कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता, उसी प्रकार इन लोग का भी था कि खुली प्रतियोगिता थी। कंपनियों को जाओ और भारत पर व्यापार करो। अब भारत पर व्यापार करने की खुली प्रतियोगिता दी। इससे पहले जो जिनावर हम बोलते थे कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली, एकाधिकार है। क्या था? एकाधिकार। जिस प्रकार से किसी पर आपका एकाधिकार होता है, उसी प्रकार इस पर क्या था? एकाधिकार था। लेकिन अब एकाधिकार नहीं था, अब खुली प्रतियोगिता थी कंपनियों की, जाओ और भारत पर व्यापार करो। इस समय जो था, भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड डलहौजी था। भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति का प्रयोग किया। हड़प की नीति का प्रयोग, जो भी जिसको चाहता था, जिस भूमि को उसका अधिग्रहण कर लिया जाता था, उस भूमि को छीन लिया जाता था। इन्होंने लखनऊ में बेगम हजरत महल को कहा, तुमसे लखनऊ ही संभालता है, लखनऊ दे दो। झांसी की रानी को कहा कि तुम्हारा अपना पुत्र नहीं है, ये दत्तक पुत्र तुम गोद ली हो, इसको हम राजा नहीं बनाएंगे। बिहार में जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की भूमि जमींदारी को छीन लिया गया। उधर सिक्किम को कहता है कि तुम मेरा इज्जत नहीं करता है, इसके लिए उसका छीन लिया। तो अलग अलग प्रकार का प्रयोग कर हड़प की नीति से ये लॉर्ड डलहौजी जनताओं का राजाओं का जमीन छीन लिया करता था, जिसके कारण जो है जनता में आक्रोश अंग्रेजों के प्रति बढ़ती गई थी। सामाजिक कारण भी था। सामाजिक कारण में था कि भारत में कुछ प्रथाएं चलती थी, जिस प्रथाओं में को अंग्रेज ने रोकने का प्रयास किया, और बेसिकली वो प्रथा गलत थी, वो प्रथा अच्छी नहीं थी। जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा तो जो था कि एक तो पति उसका मर जाता था, उसका दुख अलग रहता था, और उससे ज़्यादा दुख इस बात की उस महिला को सताता था कि अब ये समाज के लोग हमें जिंदा पकड़ के जला देंगे। इसी में नर बलि था कि आदमियों का बलि दीजिए काली जी के पास, भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, भगवान प्रसन्न मेहनत से होते हैं, बलि उली या अति देने से नहीं होते हैं। भगवान तक मेहनत कीजिए, कि तो भगवान कहे हैं, जैसे कि गीता में एक श्लोक है कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता न कीजिए, अर्थात कर्म हमारे हाथ में है, तो हम कर्म करें, और नर बलि फल बलि से कुछ नहीं होने वाला है। उसी के साथ जो है विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का जो पति मर जाता था तो उसके पत्नी को जीवन भर कहता था कि आप कुंवारी रहिए, ये भी गलत बात है। कितना को होता है कि बेसिकली एक इंसिडेंट अभी आया था, इसमें उसका लमसम 5 या 6 दिन हुआ है और उसके पति का देहांत हो गया, तो क्या आप उसको शादी नहीं करना चाहिए? तो आप सोचिए उसका जीवन कैसे कटेगा। तो विधवा पुनर्विवाह लाना जरूरी था, तो उन्होंने अंग्रेज लाया। बाल विवाह पर रोक लगाया गया था कि 10 साल या 12 साल की लड़की को क्या पता कि शादी क्या होता है, वो गुड़िया से खेलती रहती है, और उसका शादी एक 25 साल के पुरुष से कर देना, जिसको ये भी नहीं पता कि शादी होता क्या है, और इस प्रकार की प्रथाओं पर रोक लगाए, जिसके कारण का अंग्रेज को भारतीय ने दुश्मन मान लिया कि ये हमारे प्रथाओं के साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण में था कि अंग्रेज ईसाइयों का काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार कर रहे थे। अंग्रेज जो थे काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार कर रहे थे ईसाई धर्म का। और तत्कालिक कारण जो बन गया था
वो तत्कालिक कारण बन गया था कारतूस। कारतूस क्या था? तो कारतूस जो होते गोली जो होती थी पहले पॉकेट में भरी होती थी। पहले जो था, इससे पहले जो जिस बंदूक का उपयोग किया जाता था उसका बेसिक फील्ड राइफल नाम था। बेसिक फील्ड राइफल्स की जगह इनफील्ड्स राइफल्स का उपयोग करने जगह है, बेसिक फील्ड्स राइफल की जगह इनफील्ड्स राइफल्स का उपयोग करने लगा। इसमें जो है कारतूस जो उपयोग होता था वो गाय की और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी इस बात की जब भारतीयों को पता लगा, तो भारतीयों में जब मंगल पांडे एक दिन क्या हुआ कि जहाँ पर एक कारतूस बन रही थी धोखा से एक दिन वहाँ चले गए और उन्होंने गाय को और सुअर की चर्बी का कारतूस देख लिया बनाते हुए। अब मंगल पांडे को रहा नहीं गया। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति के थे। अब उसको लगा कि जब मेरा धर्म तुम लोग नष्ट कर ही दिया, तब हम जी के क्या करेंगे? जब हम अपने समाज अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने ही लायक नहीं रहे, तो अब जी के क्या करेंगे? धर्म ही नष्ट हो गया तो अब जीना ही व्यर्थ है। इसके बावजूद जब मंगल पांडे को जबरदस्ती किया गया कि आप गोली तुम चीरो और फाड़ो और चलाओ, तो मंगल पांडे ने गुस्सा में आके लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिया। लेफ्टिनेंट बाज को और लेफ्टिनेंट को गोली मार दिया कि तुम्हारे कारण मेरा धर्म नष्ट हुआ, मार दिया उसको। उसके बाद जो है इसको 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दिया गया। जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम धर्म में जो है वो जो सुअर को अपवित्र मानते हैं और गाय जो है हिंदू धर्म की माता कहा जाता है, और उसका चर्बी मतलब डायरेक्ट धर्म के साथ खिलवाड़ था। वो क्या कहते थे, दाढ़ी मूछ नहीं रखो, सिखों को पगड़ी बांधने पर रोक लगा रहे थे। तो इस प्रकार की जो अथी हो रहे थे, इस्लाम को कह रहा था कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। तो इस पर पहले से ही विवाद था और ये विवाद और भी बढ़ गया, और जिसके कारण भारत में 1857 का विद्रोह का रूप ले लिया। और इसका डेट जो फिक्स किया गया था वो 30 मई 1857 को फिक्स किया गया कि 30 मई 1857 को विद्रोह आरंभ करेंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। लेकिन हुआ कुछ, देखिए एक दिन जिस दिन था उस दिन अगर रहता तो पूरा भारत एक बार में आक्रमण करता। लेकिन मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 10 मई 1857 को ही विद्रोह आरंभ कर दिया गया। यहाँ के 20 जवानों ने 1857 का विद्रोह वही आरंभ कर दिया और वहाँ से हथियारों को छीन कर दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली में के छावनी को जीतकर बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल बादशाह था, उसको जबरदस्ती पकड़ के कहा तुम इसका नेता बनो, तुम 1857 की क्रांति का नेता बनो। और उसको 1857 की क्रांति का जबरदस्ती उसको नेता बना दिया गया। और इसी के तहत अब सभी तरफ से आक्रमण क्रांतिकारी आरंभ होने लगा। उधर जो है इलाहाबाद से लियाकत अली, इधर लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना तात्या टोपी, सभी ने आक्रमण, झांसी से झांसी की रानी, इधर पटना से पीर अली, उनका किताब का घर जला दिया था, उसके लिए वो भी गुस्सा आया था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, तो सभी तरफ से सभी ने क्रांतिकारी को अंजाम देने लगा। लेकिन इसी में सिंधिया और राजपूत ने गद्दारी कर दिया। सिंधिया और राजपूत ने भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ देने लगा, और जिसके कारण जो है 1857 की क्रांति को धीरे धीरे कुचल दिया गया। जब अपना कोई अगर अथी लग जाता है, विरोध में आ जाता है, तो आदमी का हारना फिक्स हो जाता है। जब रावण जैसा महापराक्रमी का भाई विभीषण जब राम के पक्ष में आ गए तो ही रावण की हार हुई। तो जब तक अपने न लगे हो तब तक हारना संभव नहीं है। तो इसमें हुआ कि जो थी बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने सभी जानकारी दे दिया अंग्रेजों को और कहा कि हमें छोड़ दीजिएगा। लेकिन अंग्रेज थोड़ी किसी को छोड़ने वाले थे। अंग्रेज ने उसके दोनों बेटा को उसके आंख के सामने गोली मार दिया और बहादुर शाह जफर को म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया, वहाँ की जेल में भेज दिया गया और वहीं उसकी देहांत हो गई। और इस प्रकार 1857 की क्रांति को धीरे धीरे 1858 में नाना तात्या टोपी
को उसके एक सिंधिया जो थे मान सिंह, उन्होंने गद्दारी करके उनको पकड़वा दिया। इसके बाद जो है 1858 का एक्ट आया था। अंग्रेज को इतना मार मारा गया था 1857 के विद्रोह में कि तो भारत के गांव में जो लोग पीटते हैं, ये बात कहने बहुत ज़्यादा, मतलब भारतीय के गांव के पास कोई हथियार उतियार नहीं होता, जो मिले डंडा मिले, पैना मिले, ओखल मिले, मुसरी मिले, जिससे वो उसी से पूछो। अगर आप आज भी गांव के मार को देखिएगा तो आपको पता लगेगा। और जब इस प्रकार की लाशें इंग्लैंड पहुंची तो इंग्लैंड के आदमी हक बक रह गए कि यार ऐसे कौन मौत देता है, अर्थात ये सब बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है इसीलिए ऐसा मौत दिया जाता है, तरपा तरपा के मारा है। उनको ये नहीं पता था कि भारतीयों के पास हथियार नहीं है मारने के लिए, जो मिला उसी से कूटते थे। और इसी के तहत इस समय दिल्ली को बंगाल कलकत्ता को छोड़कर और तत्कालिक जो है वो प्रशासनिक जगह वो इलाहाबाद को उन्होंने केंद्र बनाया था। 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम आया। 1858 का भारत शासन अधिनियम है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत अब जो है पहले बात क्या किया गया, तो इसके तहत जो है जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन थी भारत की, उसको लेकर इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में दे दिया गया शासन व्यवस्था को। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर ये इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में दे दिया गया कि अब क्राउन इस भारत के शासन को संभालेगी। इसके तहत कहा गया कि अब ब्रिटिशर्स अधिपत्य मतलब इंग्लैंड किसी भी नए भूभाग को कब्जा नहीं करेगा, अब हम किसी प्रकार की नए भूभाग का कब्जा नहीं करेंगे, ये आश्वासन दिया भारतीयों को। इसके तहत जो है अब कहा कि भारत पर मंत्री मंडल बैठेगी और इसके साथ 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद बैठाया गया। 15 सदस्य का एक भारतीय परिषद बनाया गया और इसी के तहत अब भारत पर शासन होगा। तीसरा बात क्या गया कि मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया, मुगल सत्ता को खत्म कर दिया गया। 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगूर म्यांमार के रंगूर भेज दिया गया और मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय कि अब इस पर कोई भी गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब इस पर वायसराय बैठेगा, भारत का वायसराय। तो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, गवर्नर जनरल इसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, वायसराय। उस समय जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग ही बना। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, हमने ये पहले बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इंग्लैंड में बैठकर भारत की व्यवस्थाओं को देखता रहता था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापार का काम करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था जो राजनीतिक मामलों को देखता था। तो इन दोनों के पोस्ट को खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों के पोस्ट को खत्म कर दिया गया। और इसके तहत कहा गया कि अब भारत का सचिव होगा, इसके जगह पर भारत का सचिव होगा। भारत का सचिव जो है एक मंत्री हुआ करता था, इसको जनता चुनती थी, इंग्लैंड की जनता चुनती थी। ये वहां इंग्लैंड से बैठकर भारत के शासन व्यवस्था को देखता था। छठा जो हुआ, इसके तहत जो भारत का प्रथम जो है सचिव जो बना, वो प्रथम सचिव जो बना था वो लॉर्ड स्टेनली था, स्टेनली। और जिस समय हमारा भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारत सचिव जो था और लॉर्ड लिस्टोवेल था, वो लॉर्ड लिस्टोवेल। तो प्रथम जो है स्टेनली था और लास्ट में जब 1947 का भारत का लास्ट सचिव अगर क्वेश्चन आया था कि कौन था तो लिस्टोवेल था। कौन था? लिस्टोवेल था।
इसके बाद 1861 का अधिनियम आया। अब जितना भी आएगा वो भारत शासन अधिनियम आएगा, क्योंकि तो ये सब जो बनता था वो इंग्लैंड में बनता था, लेकिन अब जो बन रहा है वो भारत में बन रहा है, इसीलिए भारत शासन अधिनियम। ये बात लिखने की जरूरत नहीं, भारत शासन अधिनियम 1861 में। अब जो है 1861 का जो अधिनियम आया, इसके तहत क्या किया गया कि अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। क्या किया गया? वायसराय को अध्यादेश 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 जारी करने की शक्ति दे दी गई। इसके तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। इसके तहत इंडियन पैनल कोड आईपीएससी की धाराओं को लागू किया गया। जो आज पुलिस जो है जिस धाराओं को फॉलो करती है कि 302 हत्याकांड, 312, ये जो आईपीएससी के थ्रू लगता है 144, जो धारा जो लग रही है वो जो आज वो आईपीएससी की जो है 1861 में आया था। कहा था 1861 के तहत इंडियन पैनल कोड। इसके तहत जो है अब पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई। क्या किया गया था? विधान परिषद की स्थापना की गई थी। पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी के तहत अब क्या किया गया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। शक्तियों का मतलब शक्तियों का विभाजन। बम्बई और मद्रास का जो शक्ति ले लिया गया था उसको वापस कर दिया गया। बम्बई और मद्रास के जो शक्ति को वापस कर दिया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और इसी के तहत बम्बई और मद्रास की शक्तियों को वापस कर दिया गया। 1873 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी खत्म किया जा सकता है। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी खत्म किया जाता है और इसी के तहत 1884 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसका ऐसे शॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए 1873 हो गया। 1873 के बाद 1892 का एक्ट आया। उसके बाद जो आया था 1892 का एक्ट। ये अंग्रेज जितना भी एक्ट लाया था क्या क्या था उसमें ये पढ़ रहे हैं अभी। 1892 का एक्ट आया था। ये एक्ट जो है 1892 का जो एक्ट आने का मुख्य कारण था वो था जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने किया था। इसमें अंग्रेजों का भी मुख्य योगदान था, कारण कि अंग्रेज को कभी भी भारत पर लंबा शासन करना था और भारत पर लंबा शासन करने के लिए इसको अंग्रेज को अब भारत की मंशा को जानना था कि भारत के व्यक्ति क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार इसका कानून बनाया जाए। तो इसके लिए कहा कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह बना दिया जाए, इसमें जो जो योग्य व्यक्ति हो, भारतीयों में जो कुछ कुछ ज्ञानी थोड़ा थोड़ा जानता होता हो, उस सबको इस मंच पर ला के और इससे पूछा जाए कि तुम लोग क्या चाहते हो, तो ये बताए, उसी अनुसार से कानून बनाएंगे। और जो चीज़ हमको करवाना रहेगा तो इस पूरे भारतीयों को अब कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमको 1857 की क्रांति देख ली है, बहुत मार मारा था। तो इससे अच्छा होगा कि इस 4-5 को जिसको लाएंगे उसी को कंट्रोल करेंगे। भाई तुम लोग को जो जो इसी को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसी के तहत पूरा जनता कंट्रोल रहेगी। तो इसी अपने
लाभ के लिए 1885 में जो है अंग्रेज को कांग्रेस की स्थापना किया। लेकिन शायद अंग्रेज जो सोच रहे थे वो उसके फेवर में नहीं हुआ। 1885 में 1892 में इसको एक्ट को लाया गया था। 1885-92 में इस एक्ट को लाया गया था। 1892 में इस एक्ट को लाया था। इसका मुख्य जो है कारण था कि कांग्रेस की अनुग्रह पर या उसकी कहने पर जो है इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट के तहत कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव करा दिया जाए, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव कर दिया जाए। तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है मतलब कि इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में डायरेक्ट जनता कभी भाग नहीं लेती है। इसी के तहत कहा गया कि विधान परिषद में बोलने का अधिकार दिया जाए। क्या किया जाए? बोलने का अधिकार दिया जाए, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, परंतु मताधिकार का प्रयोग नहीं दिया। कहा कि आप वीटो बजट पर किसी प्रकार की मताधिकार नहीं कर सकते, तो मताधिकार की शक्तियां नहीं दी गई। कहा कोई बात नहीं, ये प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बोलने का अधिकार दिया, लेकिन वो अच्छा है या नहीं इस पर वीटो करने का अधिकार नहीं दिया गया या मताधिकार का उपयोग नहीं किया। आप मत वोट नहीं डाल सकते कि अच्छा है या नहीं। भारतीय का कोई बात नहीं, अभी तो धीरे धीरे होगी, एक एक थोड़ी होता है। आप अगर देखिएगा तो पहले क्या कहता है आदमी कि बैठने, भारतीयों का रूल है कि भाई पहले बैठने दो, धीरे धीरे टांग पसारने दो और उसके बाद कहो कि जमीन ही मेरा है, तुम बाहर निकलो। तो भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, एकाएक तो नहीं होगा। कम से कम तुम हमको विधान परिषद में प्रश्न पूछने और बोलने का अधिकार दिया ना, धीरे धीरे देखा जाएगा। 1800 बजट जो है पहली बार भारत में 1860 में प्रस्तुत हुई थी। भारत में जो है पहली बार बजट जो है 1860 में। बजट जो होता है वो लेखा जोखा होता है कि कितना इस बार का जो है बजट है, इस बार का खर्च जो है वो कितना है, वो जो है वो बजट होता है। तो 1860 में बजट जो होता है उसमें जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था। 1860 में पहली बजट जो है वो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने। इसके बाद जो है 1909 का अधिनियम आया। 1909 से पहले 1905 में अंग्रेज में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उन्होंने क्या किया कि ये जो बंगाल है इसमें क्या किया गया कि इधर पश्चिम में मुस्लिमों को, हिंदुओं को बढ़ा दिया, हिंदुओं की संख्या को बढ़ा दिया, और पूर्व में मुस्लिमों की संख्या को बढ़ा दिया और इस दोनों को आपस में लड़वाया। कहा कि आपस में ये दोनों लड़ेंगे और हम शासन करेंगे, आपस में लड़ेंगे और शासन करेंगे। कुछ दिनों तक ये दोनों आपस में लड़े, लेकिन कुछ दिनों बाद इन लोगों को लग गया कि ये लड़वाना अंग्रेज जो है वो हमको लड़वा रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और इसने कहा स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंग भंग आंदोलन, मतलब कि बंगाल को जो विभाजन है उसको भंग करो, हम अपने आप में नहीं लड़ेंगे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन का जो है नीति खत्म हो गई। 1909 में ये जो है मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो थे उसमें भारत का राज्य सचिव था, भारत का सचिव था, और मिंटो जो था भारत का गवर्नर जनरल था। इन दोनों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, इसीलिए इसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं, इसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। इसके तहत
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को दे दिया गया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। कोई कहता है कि 1947 में भारत विभाजन हुआ, लेकिन इसकी नींव जो है वो 1909 में ही 1907 में ही डाल दिया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप एक जगह पर किसी एक ही जाति को के नेता को कहिएगा चुना जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उस जगह पर उस जाति का दबदबा होते जाएगा और उस क्षेत्र पे धीरे धीरे उस जाति का दबदबा होते होते और एक कोई लीडर मिलेगा और वो कह देगा कि नहीं, हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए, हमको अलग देश चाहिए। और वही जो है जिन्ना मिल गया इसको, और जिसके कारण ये जो है 1947 आते आते तक भारत की पाकिस्तान की मांग करने लगा। इसके तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय परिषद में शामिल करने का किया गया। इसके तहत पहली बार वायसराय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय परिषद में भारतीयों को शामिल किया। इसके तहत जो पहला भारतीय जो था वो कौन शामिल हुआ था, तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। तो डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार, उस समय का बिहार में झारखंड भी था, आप लोग ये बात याद रखेंगे। झारखंड 2000 में अलग हुआ है। और ये उड़ीसा, इसका गवर्नर जनरल रहे। ये एडवोकेट जनरल भी थे, एडवोकेट जनरल भी थे। और यही पहला भारतीय वायसराय परिषद में शामिल होने वाला व्यक्ति भी थे, ये डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इस एक्ट के तहत जो है पहली बार अब कहा गया कि विधान परिषद में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। पूरक प्रश्न मतलब पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरा प्रश्न, जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक मतलब पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद में दिया गया। किसमें दिया गया? विधान परिषद। विधान परिषद में अब पूरक प्रश्न पूछ सकता है। इसके तहत अब मताधिकार का उपयोग दे दिया गया कि आप जो है बजट पर मत अधिकार कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डालने का अधिकार जो है बजट पर इसी के तहत दिया गया था। मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट डालना। मताधिकार का उपयोग बजट पर जो है मताधिकार का उपयोग जो है बजट पर अब कर सकता था। इसके तहत यह था 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है इसको। ये मार्लो और मिंटो दोनों ने मिलकर बनाया था। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बनाते हैं। कांग्रेस जो है वो 1907 में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। उसमें जो था कुछ जो कड़क बोली वाले थे कि इस अंग्रेज को लातक भूते, इसको बात से नहीं समझाना चाहिए। और कुछ आदमी जो थे वो शांति प्रिय आदमी थे। तो इन लोगों का कहना था नहीं भाई, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग जो थे शांति प्रिय आदमी थे कि भाई शांति से बात किया जाए, तो नरम दल के थे। इसी में बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो थे ये उग्रवादी पंथी के थे, ये लोग गर्म दल के थे। और उस समय जो था जो है राष्ट्रगान के लिए कि राष्ट्रगान क्या रखा जाए, नरम दल वालों का कहना था कि राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो, मतलब जो अभी है। और गर्म दल वालों को कहना था कि नहीं, राष्ट्रगान जो है हमारा वो वंदे मातरम होना चाहिए। कारण था कि उसमें जो जनगण मन अधिनायक जय में जो भारत भाग्य विधाता कहा जाता है, वो ब्रिटिशर्स के क्राउन को कहा जाता है। और ये बात गर्म दल वालों को पसंद नहीं था कि भाग्य विधाता वो मेरा कैसे, वो मेरा भाग्य विधाता कैसे होगा। इसी के लिए मतभेद हो गई और ये जो है गर्म दल और नरम दल दो विभागों में टूट गया कांग्रेस।
1916 में फिर से इन दोनों को कहा कोई बात नहीं, मिल जाओ, चलो होते रहता है ऐसा ऐसा। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से इन दोनों मिला। 1969 में इंदिरा गांधी पर अनुशासन जो है काम करने का अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उसको जेल कर दिया गया। और जब हम इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने कांग्रेस का विभाजन कर दिया, जिसमें कांग्रेस का दो पार्ट हो गया, जो एक इंदिरा गांधी और एक मोदी देसाई। और अभी 18 जुलाई 2023 को कांग्रेस का नाम बदलकर उसका नाम इंडिया कर दिया गया। कांग्रेस का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया। तो इंडिया का संक्षिप्त इतिहास था कि 1850 में गठन हुआ, 1907 में विभाजन हुआ, फिर 1916 में मिल गया, और फिर 1969 में विभाजन हुआ, और 2023 में 18 जुलाई 2023 को इसका नाम बदलकर अब इंडिया कर दिया गया। अभी जो आप चुनाव देखे होंगे तो उसमें अब कांग्रेस ने इंडिया बोला जाता है, इंडिया पार्टी। क्या बोला जाता है? इंडिया पार्टी बोला जाता है। तो 1919 का अधिनियम आया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 का जो अधिनियम था, इससे पहले जो था जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग का हत्याकांड एक बहुत ही दुखद घटना थी। उस समय जो है पंजाब, देखिए बेसिकली बात क्या थी, ये एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हम ये वाला पोर्शन को इसलिए ऐसे बना रहे हैं, मतलब कि कारण कि उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था। पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था, इसीलिए ये पाकिस्तान अलग नहीं था। ये जो है ये पंजाब पड़ता था उस समय, ये पूरा पंजाब था, ये पूरा पंजाब था। पंजाब वाला पोर्शन में जो था उस समय पंजाब का जो है गवर्नर जनरल गवर्नर जो था वो ओडायर था। और अमृतसर का जो गवर्नर था, पंजाब में एक पोर्शन पड़ती है अमृतसर, यहाँ का जो गवर्नर था वो आर डायर था। ओ डायर जो था वो कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। पंजाब का जो गवर्नर, ये पूरा पंजाब का, उसके अंदर में जो था आर डायर था। तो ओ डायर ने क्या कहा कि जब अमृतसर जो है वहाँ पर जालियांवाला बाग था उसमें लोग क्या कर रहे थे, मतलब कि फसल कटी हुई थी, और फसल कटने की खुशी में लोग जो है एक जगह बैठकर और अनाज, जैसे अभी को पिकनिक होता है ना, आप लोग पिकनिक मनाते हो, उसी प्रकार का एक अथी में बैठ के लोग बात कर रहे थे, अपना अपना खाना वाना बना रहे थे। लेकिन उसे वहाँ मार्शल लॉ लगी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति विद्रोही वाला बात या भाषण उषण नहीं करेगा। ये लोग कोई भाषण उषण नहीं करने गए थे, ये लोग बस बैठे हुए थे उस पार्क में। जब ये बात ओ डायर को पता लगा, पंजाब के गवर्नर को जब बात ये पता लगा, तो उसने आर डायर को आदेश दिया कि जाओ और जालियांवाला बाग में हमारे विरुद्ध भाषण चल रही है, जाओ और गोली चला दो। उस समय कुछ युवा दल वाला जो थे वो लोग भाषण दे रहे थे। कारण जो था कि उस समय कुछ आदमियों को अंग्रेज ने कैद कर लिया था। वो पोर्शन हम हिस्ट्री में अच्छा से बताएंगे, अभी ज़्यादा अंदर में नहीं जा सकते हैं। तो उसमें कैद कर लिया था, जिसके कारण जो है वो वो लोग भाषण दे रहे हैं। और इसमें आर डायर आया, और आर डायर टैंक लेके आया था, लेकिन टैंक जो है वो गली में फंस गई। अगर टैंक गली में नहीं फंसती तो आर डायर का कहना था कि हम टैंक से भी आक्रमण करते हैं। तो ठीक था कि तोप जो लाया था वो गली में नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट की जब समय दी गई, और कहा कि आप लोग भागिए, भाग सकते हैं तो। और उसके बाद फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, बहुत से लोग वहाँ मारे गए। कुछ लोगों ने, उसमें एक कुआं था उसमें कूदा, और कूदने के कारण एक पर एक जो कूदने के कारण कई सभी की मृत्यु हो गई। आज भी आप अगर जाइएगा तो उस दीवालों पे आज भी जो छड़पने के लिए जो है वो उपयोग किया, तो वो हाथ से खून, सना हुआ खून का दीवार में वैसे ही लगा हुआ है। मतलब कि मानवता का हद पार कर दिया था। ये लोग ये भी नहीं समझ रहे थे कि मानवता भी कुछ चीज़ है। इसी पर जब कमिटी बैठाई गई तो कहा गया कि ठीक है, जो ओ डायर गलती से जल्दीबाजी में फैसला ले लिया। लेकिन आर डायर जो है 1927 में मर गया।
इनको हैजा की बीमारी बीमारी हो गया, अब इतना पाप वाला काम करेगा तो जिएगा थोड़ी। 1927 में इसको मृत्यु हो गई। लेकिन वो डायर जिसने आदेश दिया था, जो पंजाब का गवर्नर था, वो जिंदा था। वो क्या था? जिंदा था। तो वो जो जिंदा था, वो जिंदा था, तो उनको सरदार उधम सिंह ने भी उस समय जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो वो भी उसमें था, और उसने उसी दिन कसम खाया था कि ओ डायर, तुम यमराज के हाथ से नहीं मरेगा। यमराज को भी ये अधिकार नहीं है कि तुम्हारा प्राण ले। तुम्हारा प्राण पर बस मेरा अधिकार है, और जब तक हम तुम्हें नहीं मारे तब तक तुमको यमराज भी नहीं ले जाएंगे। और वही के 21 साल बाद 1940 में सरदार उधम सिंह वहीं इंग्लैंड में जाकर उसके कॉर्टेक्स हॉल में एक किताब जो होता है, एक मोटा सा किताब लेके, और किताब में जो है बंदूक का सेफ जो है उस अनुसार से अंदर में काट के, और उसके बाद उस किताब के अंदर में रख के और ले गया, और वो डायर को का नाम लिया गया और कहा कि याद करो उस जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो तुमने किया था। और उसके बाद उन्होंने 7 की 7 गोली उस पर उतार दिया गया। जब सरदार उधम सिंह को फांसी आती, जज ने अदालत में बुलाया तो कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा था कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो कहा ऐसा ये कौन सा नाम है, मतलब कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, मतलब वो सभी धर्म को लेकर ही बोले थे। और उसके बाद सरदार उधम सिंह की को फांसी दे दिया जाता है। तो ये बात जलियांवाला बाग का हत्या करता है। इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कारण अंग्रेज को अब डर हो गया था कि फिर से भारतीयों कहीं 1857 जैसा विद्रोह न कर दिए, इसीलिए कुछ किया जाए। तो इस समय जो था वो भारत का सचिव जो था, भारत का सचिव वो मेंटेग्यू था। वो कौन था? मेंटेग्यू। मेंटेग्यू। और भारत का गवर्नर जनरल जो था, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, भारत का वायसराय जो था वो जेम्स फोर्ड था। वो जेम्स फोर्ड था। इन दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया, इसीलिए इसको मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसको मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बनाया था। सुधार कहते हैं। इसके तहत जो है पहला काम किया गया कि बौद्ध को और ईसाई को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। लेकिन बौद्ध और ईसाई शांति प्रिय वाला आदमी भाई, उसको बुद्धम शरणम गच्छामि, और ईसाइयों को अपना अथी में मस्त रहते, उसको इतना इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। तो बौद्ध को और ईसाई को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इन दोनों को भी अपना अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इसके तहत बौद्ध और ईसाई को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। इसके तहत पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। महिला आज भी वोट जो है वो या तो अपने पति के कहने पर या अपने पापा के कहने पर देती है, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि जब ये बात राजनेताओं को पता लगी कि कोई भी महिला अपने पति या भाई या पिता के कहने पर वोट डालती है, तो उसको महिलाओं से कोई खतरा नहीं रहेगा। नेताओं का मेनली फोकस होगा कि इसके जितना भी पुरुष है उसको कंट्रोल करो, महिला अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। एक बार एक महिला हमसे पूछ रही थी, बल्कि रिश्तेदारी थी, कि वोट किसको दें। हमने कहा देखिए, हम इस बात को आपको नहीं बता सकते कि आप वोट किसको दें, कि ये आपका अधिकार है। लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं आपको कि इन सरकार ने 5 गो क्या अच्छा काम किया है, और 5 या 10 क्या अच्छा काम किया और 5 क्या गलती काम किया है। दोनों सरकार के बारे में हमने ये बताया और कहा कि हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए, लेकिन हाँ, आपको अब जो अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिए। तो जहाँ तक है, आप जागरूक होइए और अपने पर वोट दीजिए। जिस दिन छात्र वोट डालना लगे और महिला पति या भाई के जगह पर खुद से डिसाइड करे कि हम किसको दें, तब राजनेता इस लोगों का सुनेगा। अभी महिलाओं का नहीं सुन रहा है, या अति का छात्रों का नहीं सुन रहा है। जो पेपर लीक हो रहा है, इसका मुख्य कारण है कि छात्र तो पहला बात वोट नहीं डालने जा रहे हैं, और दूसरा तो महिलाओं को कंट्रोल करना उसके पति या पिता से ही हो जा रहा है। तो इस बात लोग को आप लोग समझिए और क्या कीजिए,
खुद से वोट डालने का ये आपका अधिकार है। तो ये अधिकार जब आपको 1919 में मिल गया है तो इसका आप लोग उपयोग करिए। इसके तहत जो है प्रांत में, राज्य में, प्रांत मतलब राज्य में द्वैध शासन ला दिया गया। क्या ला दिया गया? द्वैध शासन। केंद्र में नहीं लाया गया है, प्रांत में लाया गया है। द्वैध शासन जो है ये प्रांत में लाया गया। इसके तहत एक जो है आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय हुआ। दो भागों में टूट बटा है। एक है आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरा जो है वो हस्तांतरित विषय है। हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय। एक जो है आरक्षित विषय और एक है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय को वायसराय खुद अपने पास रखा है। मतलब जो भी अच्छा अच्छा काम है वो अपने काम, अब छोटा मोटा काम है, सड़क साफ करवाना है, आदमियों को व्यवस्था सिखाना है, ऐसे ऐसे क्या काम क्या करो, ये काम ने मत किया करो, छोटा मोटा जो जो विभाग है वो भारतीयों को दे दिया गया। वो किसको दे दिया गया? भारतीयों को दे दिया गया। भारतीयों ने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो मिला, क्योंकि तो एक ही बार में गर्दन नहीं पकड़ी जाती है। गर्दन पकड़ने के लिए पहले हाथ, उसके बाद शरीर और उसके बाद गर्दन पकड़ी जाती है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा तो मिला। इसके तहत जो है अब जो है केंद्र में दो सदन लाया गया। केंद्र में दो सदन कर दिया गया, में दो सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा और एक विधान परिषद। एक जो है विधानसभा, एक विधान परिषद को कर दिया गया। एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसी के तहत जो है अब क्या कर दिया गया कि केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग जो है अब प्रस्तुत करने को कहा गया। केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग प्रस्तुत। केंद्र का बजट अलग है, राज्य का बजट अलग अलग कर दिया गया। इसी के तहत, इसके तहत कहा गया कि जो है इंडियन अथी जो है इंग्लैंड में जो तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो ही रहा है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंग्लैंड में तो हो रहा है, उसके साथ साथ ये भारत में भी आयोजित किया जाए। सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो इंग्लैंड के साथ साथ अब भारत में भी होना चाहिए। इंग्लैंड के साथ साथ अब भारत में होना ही चाहिए। ये एक्ट 1921 में लागू हुआ। ये एक्ट 1921 में लागू हुआ और इस एक्ट को लागू होने का जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया। जबकि यह कहा गया था 1909 ही से कि अब जो है मतलब कि 10 साल पर देखेंगे कि क्या क्या कमी है, किस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। और ये 1927 में साइमन कमीशन आ गया। 1927 में जो साइमन कमीशन आया तो इसका खुलकर विद्रोह किया गया कि साइमन गो बैक। क्यों? तो इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय को, सात जो सदस्य था इसमें कोई भी भारतीय नहीं, सभी गोरे थे, मतलब सभी जो है अंग्रेज थे। तो ये कहा गया कि हमें, हमारे यहाँ क्या गलती है या कमी है, ये आके अंग्रेज 2 दिन टहलेंगे इससे बात पता लग जाएगी। हमारे घर में क्या दिक्कत है ये बात तो हमसे अच्छा कोई और तो नहीं जान सकता है। कोई किसी यहाँ से दूर वाले आदमी को ला के और हम अपने घर का चेकअप करवा दे और बता दे कि इसके घर में क्या दिक्कत है, तो हम में क्या गलती है ये हमसे ज़्यादा तो कोई अच्छा से नहीं जान सकता है। चाहे वो कितना भी अथी हो, हमसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता है। तो इनका कहना था कि मतलब कि हमारे हमको क्या चाहिए, ये आके जापान वाला हमको बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। इसमें पहली बात तो कि कोई भी भारतीय नहीं है, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। इस पर कहा गया साइमन गोबैक, साइमन गोबैक, साइमन गोबैक का नारा दिया गया। इसमें क्लीमेंट एटली भी आया था जो आगे जाकर भारत इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। इसका अध्यक्षता साइमन कमीशन, साइमन कर रहा था तो उसी के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया। इसके विद्रोह में जो है बढ़ चढ़ के विद्रोह हुआ, लेकिन इसका जो अथी है
मतलब इसको प्रोत्साहन किया, आइए ये जो है मुस्लिम लीगों ने किया था। क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन जो है जो साइमन गोबैक की जगह उसका स्वागत किया, तो मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया था। इसमें जो है लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन गोबैक का नारा दे रहे थे और उस समय वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सांडस ने उस पर लाठी से इतने प्रहार किए कि अब लग गया था कि लाला लाजपत राय नहीं बचेंगे। और लाला लाजपत राय ने कहा कि हमारी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, उनका ये कहना था। और ये बात 1947 में दिखी। ताबूत जो होता है मतलब कि अंग्रेज को ताबूत में दफनाया जाता है, और ताबूत में दफनाया जाता है मतलब एक प्रकार का इतना बड़ा ताबूत रहता है, इस प्रकार कॉफिन रहता है, कॉफिन, इसमें दफनाया जाता है। और इसमें जो है ऊपर से ढका जाए, इसमें बॉक्स रहता है उसमें रख दिया जाता है, और उसके बाद उसमें कोई प्रकार का बांधे अथी कब्जा उब्जा नहीं होता है, इसमें जो है कील ठोका जाता है। और कहा जाता है कि इन लोगों के धर्म के अनुसार कि आखिरी कील ठोकने के बाद इसको फिर से खोला नहीं जाता है। तो उनका कहना था कि अंग्रेजी हुकूमत जो है हम पे जो इस प्रकार से लाठी चार्ज की है, तो हमारी शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार की आखिरी कील साबित होगी, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गया। भगत सिंह को गुस्सा चढ़ गया कि मेरे गुरु, मेरे आदर्श का हत्या कर दिया इस सांडस, इसको छोड़ेंगे नहीं। कहा किस दिन हत्या किया था, तो कहा कि 17 नवंबर को। तो कहा कि 17 नवंबर को, तो 17 दिसंबर, ठीक उसी दिन एक महीना बाद सांडस को मारेंगे। और इन्होंने सांडस की हत्या का प्लान लगा लिया, और सांडस की हत्या 17 दिसंबर को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने मिलकर कर दिया। और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए जो है भगत सिंह वो अरे पश्चिम बंगाल चले आए। और उनके बाद जो है फिर भगत सिंह जो है अस, दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार हो गए, और इन पर बम फेंकने का ही गिरफ्तारी का आरोप लगा था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो है जिस बम को का उपयोग इस समय किया गया था, सेम उसी प्रकार की मटेरियल का उपयोग वो सांडस हत्या में भी किया गया था। तो अंग्रेजों को शक हुआ कि नहीं, किया तो यही है, और सही में जो है भगत सिंह ही किए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था। बस शक के आधार पर सांडस की हत्या का आरोप भगत सिंह पर लगाकर और उनको फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 की वो दुखद घटना थी जिस समय भगत सिंह को फांसी लगाई थी। कई लोगों का कहना है इस पर कि गांधी जी ने कुछ नहीं क्यों किया, तो गांधी जी ने किया, प्रयास किया था। एक गांधी जो ये थे वो अहिंसावादी थे, वो हिंसा का विरोध करते थे, वो अहिंसावादी नहीं, हिंसावादी ने अहिंसावादी थे। गांधी जी ने प्रयोग किया था, लेकिन गांधी जी से भी कुछ गलती हो गई। गांधी जी से बेसिकली गलती क्या हुई थी, उन्होंने कहा था कि सभी राजनीतिक जो है कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी जो है उनको लगा ठीक है, बल्कि राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाएगा अर्थात इनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस पर जो है भगत सिंह पर राजनीतिक मुकदमा केस नहीं लड़ा था, इस पर आपराधिक मुकदमा केस लगा था। तो कहा क्या, जो रिवेंस जो था उस समय का भारत का वायसराय था, वो कहा कि बस राजनीतिक कैदियों को हम छोड़ने की बात की गई थी। तो कहा जाता है कि गांधी जी से गलती हो गई, लेकिन गांधी जी तो वकील थे, तो वकील से गलती होना भाषाओं में तो ये गलत बात थी। और ये बात आज भी पूछा जा रहा है और भविष्य में भी पूछा जाएगा, गांधी जी से एक गलती हुई थी और ये भगत सिंह को लेकर हुई थी। तो 1921 में ये लागू हुआ और 1927 में इसमें साइमन का नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद जो है 1927 का साइमन कमीशन के बाद जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसको इस यह जो है 1930 में जो है साइमन कमीशन 3 साल रही, 2 साल, और इसके बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसी के आधार पर 1935 में जो है ये अधिनियम आया था। ये 1930 का जो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसी के आधार पर यह लागू हुआ था 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का 2/3 से अधिक हिस्सा इसी से लिया गया। भारत संविधान का 2/3 से अधिक हिस्सा इसी से लिया गया। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट या कार्बन कॉपी, कार्बन समझते हैं ना, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी कहा जाता है। कार्बन कॉपी मतलब कि जो कार्बन होता है, जो ऊपर से एक पन्ना पे लिखिए और उसके बीच में कार्बन को घुसा दीजिए और इस पे लिखिएगा, उसके नीचे पन्ना पे उस सेम छपते रहता है। हम लोग के समय में कार्बन नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, कागज को तेल में भिगा के और उसको आग के दिया पे धर के और उसके बाद उसमें उसका स्याही लगा के उसके बाद कार्बन बनाते थे हम लोग अपने से। कार्बन मिलता नहीं था उस समय, तो इसे कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसके तहत बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा को अलग कर दिया, बर्मा अर्थात म्यांमार को, ये जब पोर्शन है ये बर्मा था। बर्मा को 1885 में भारत में मिलाया गया था अंग्रेज के तहत। भारत में बर्मा को 1885 में मिलाया गया था। 1920 से ही बर्मा अलग होने की मांग कर रहा था। बर्मा में कुछ लोग जो थे उस समय वो बर्मा से अलग होने की मांग कर रहे थे। वो लोग का कहना था कि 11वीं शताब्दी से पहले भारत और बंगला बर्मा के में कोई भी प्रकार का ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था। भारत का कल्चर अलग है, बंगला का कल्चर अलग है, उसका जियोग्राफिकल एरिया अलग है, उसका संस्कृति अलग है, हमारे लोग का संस्कृति अलग है, इसीलिए हमें आज अलग कर दीजिए। 1927 में साइमन कमीशन आया तो उनको भी ये लोग यही बात कह रहे थे कि हमको बर्मा को अलग कर दीजिए। लेकिन हम जब इस पर चुनाव लाया गया कि एक और चुनाव करा लेते हैं, तो जो पार्टी बर्मा को भारत से अलग करना चाहती थी उसको मात्र 29 सीटें मिली थी, उसको मात्र 29 सीटें मिली थी। और जो पार्टी चाहती थी कि भारत में ही बर्मा रहे उसको 42 सीटें मिली थी। लेकिन किसी की बहुमत नहीं हुई कि, तो बहुमत के लिए 45 सीट चाहिए थी। लेकिन अंग्रेज फिर भी इसकी बात मानी, न कि इसकी बात मानी, क्योंकि बर्मा जो था ये भारत में था तो भारत जो है और बड़ा था, और जिसके कारण भारत को कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और कोई भी प्रकार का आंदोलन होता था तो ये बड़ा रूप ले लेता था। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि जितना से जितना हो तोड़ के रखा जाए, तो इसीलिए इस बर्मा को तोड़ दिया गया था। बर्मा का हर लोगों का मन नहीं था जो तोड़ने का, लेकिन बर्मा टूट गया। बर्मा जो है वो 1935 के शासन अधिनियम के तहत अलग हुआ और 1937 में अलग हो गया। ये कब अलग हो गया? 1937 में अलग हो गया। इसके तहत जो है अब क्या किया गया कि प्रांत को, जो प्रांत राज्य जिसमें द्वैत शासन था उसको कंप्लीटली भारतीयों को दे दिया गया। प्रांतों को कंप्लीटली भारतीयों को दे दिया। और केंद्र जो था उसमें द्वैत शासन लाया गया, उसमें द्वैत शासन लाया गया। थोड़ा सा प्रांत और अधिक केंद्र समझ लिया। जिस प्रकार अभी भारत में जो है केंद्र जो है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। जो भी चीज़ कंट्रोल होती है वो दिल्ली से होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। और प्रांत जो होता है हर जगह जगह का अलग है। जैसे बिहार का अलग है, हर राज्य राज्य जो है ना अलग अलग। ये झारखंड का अलग है, उड़ीसा का अलग है, तो हर राज्य राज्य का अलग होता है। लेकिन केंद्र जो होता है एक होता है। तो केंद्र में द्वैत शासन लाया गया और प्रांत को पूर्णतः भारत को दे दिया गया। इसके तहत पहली बार भारत में विधानसभा का चुनाव हुआ।
प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ। भारत में पहली बार प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस एक्ट पर जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि यह जो है वो दास का अधिकार पर दासता का अधिकार पत्र है। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि दासता का अधिकार पत्र है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये जो वर्मा को अलग कर रहे हैं, ये सब ये दासता का अधिकार पत्र है। इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं। और आप ही बताइए, जब ब्रेक है, इंजन न रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ये चलेगी नहीं। इसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है, ब्रेक है पर इंजन नहीं है, उनका कहना था। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ और उसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उन्होंने 1935 का ये भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते। इसी भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन हुआ। इसी के तहत आरबीआई की गठन हुआ। इसके तहत भारत परिषद जो था, जो हम बोले थे कि भारत परिषद का गठन जो है वो 1858 में जो 15 को सदस्य जो था, उसके तहत भारत परिषद को जो आरंभ किया गया था उसको अंत कर दिया गया। इसके तहत आरबीआई को गठन किया कर दिया गया। इस पर जो है जब भारत का संविधान बना तो अंबेडकर जी पर यह आरोप लगाया कि क्या संविधान बनाया है, ये तो 2/3 से ज़्यादा हिस्सा तो अथी से भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया, ये क्या संविधान बनाया। तो अंबेडकर जी का कहना था कि मुझे इस आरोप के विषय में किसी प्रकार की कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान 1935 से लिया गया। क्योंकि भारतीय संविधान जो है 1935 का अधिनियम, इसमें बहुत सी बात अच्छी थी, बस कुछ बात जो थी वो खराब थी और उसी बात को भारत ने नहीं अपनाया और उसकी जगह अच्छी अच्छी बातों को अपना लिया। तो जो बात खराब थी उसको छोड़ दिया, बाकी चीज़ों को अपना लिया गया। समझ आ रहा होगा? केवल मेहनत कीजिए और कर भी क्या सकते हैं। जी जान लगा दीजिए इस बार। देखिए, इसके बाद जो है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस समय जो था भारत का वाइसराय वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति दिया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति 3 जून 1947 को दिया। ब्रिटिशर संसद में ये 4 जुलाई 1800 बुलाया जाता है 1947 को पहुंचा। 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिशर संसद में पहुंचा और 18 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिशर संसद से पारित हुआ। और इसी के तहत जो है वो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो 3 जून 1947 को स्वीकृति दिया माउंटबेटन। 4 जुलाई 1947 को यह इंग्लैंड के संसद में पहुंचा और जो है 18 जुलाई 1947 को संसद इसको स्वीकृति दी, पारित हुआ वहां से। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत जो आज़ाद हुआ
तो भारत जो है इसका विभाजन करने के लिए जो है वो इंग्लैंड का एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया था। और उसको जो है लाया गया और वो उनको बस एक दिन क्या किया गया, जिस प्रकार साइमन कमीशन को लाया गया था उसी प्रकार इसको लाया गया वहाँ से। और इसको एक दिन हवाई जहाज से बस इसको जगह को दिखला दिया और कहा कि आप ठीक है आप इसका विभाजन कर दीजिए। इसी प्रकार किया गया था। सर सिरले रेड क्लिफ को लाया गया था, रेड क्लिफ को लाया गया था और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया तो इधर जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो जो है वो जनसंख्या के घनत्व पर, जहाँ पर जो है हिंदू ज़्यादा था उसको भारत बना दिया गया और जहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी उसको पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये वाला पोर्शन में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी तो इस पोर्शन को पाकिस्तान बना दिया गया। और इधर जो है ये वाला पोर्शन में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा थी इसलिए इसको भी पाकिस्तान बना दिया गया और इसको भारत बना दिया गया। और इसी के नाम पर जो है ये रेड क्लिफ लाइन जो है इस सीमा रेखा का नाम इसी के नाम पर रेड क्लिफ नाम पड़ा हुआ है। वो तो शुक्र हो कि ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान, तो शुक्र हो इंदिरा गांधी जी का जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान का खात्मा 1971 में किया और इसको जो है 1971 में बांग्लादेश बना दिया। नहीं तो इधर से भी टॉर्चर करता, इधर से भी टॉर्चर, इधर से भी अभी तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डिफेंस में खर्चा इसी पे हो रहा है और इधर रहता तो इधर भी करता। तो शुक्र है कि इधर वाला खत्म हुआ, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने काफ़ी अच्छा अथी किया और उस समय 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1947 हो गया। अब इसके बाद जो है अब अंतरिम सरकार कैसे बनी, उसके बाद संविधान सभा कैसे बना और संविधान कैसे कैसे बना इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।